हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पेपर देखने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपदा प्रबंधन। आपदा मतलब कोई संकट, प्राकृतिक या नेचुरल, प्राकृतिक या मानव निर्मित कोई भी आपदा को आप लोग को कैसे नियंत्रण करना है। प्रबंध यानी कैसे मैनेज करना है। कोई भी आपदा आ जाए जैसे भूकंप, बाढ़, इस सब को कैसे बढ़िया से प्रबंध आपको तैयारी करना है। तो इसी विषय में आप लोगों को पढ़ना है। इससे आप सीख पाएँ कि अगर आपके यहाँ अगर कोई आपदा आ जाता है तो आपको कैसे मैनेज करना है। यहाँ से देख सकते हैं आपका ये सिलेबस है जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। डेफिनेशन, फैक्टर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजास्टर। आपदा का महत्व, खंड और डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर। आपदा और हजार्ड मतलब हो गया खतरा, खतरा के बीच अंतर पढ़ना है। नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा के बारे में पढ़ना। डिफरेंस पढ़ना है। नेचर एंड टाइप्स एंड मैग्नीट्यूड, रिप्रिकेशन ऑफ डिजास्टर एंड हजार्ड्स यानी प्राकृतिक के टाइप, मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम, रिप्रिकेशन, डिजास्टर एंड हजार्ड, इस सब के विषय में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स, डैमेज के बारे में पढ़ना है। लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, जो आपदा के कारण होता है, लॉस हो जाता है ह्यूमन और एनिमल लाइफ। डिस्ट्रक्शन पढ़ना है। बंटवारा, इकोसिस्टम का स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मानव क्रियाएं द्वारा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पर्यावरण पर उसको भी पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका सिलेबस है। आज हम यूनिट 1 और यूनिट 2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर एंड टाइप्स ऑफ हजार्ड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक यानी भूकंप, ज्वालामुखी, साइक्लोन, चक्रवात, सुनामी, बाढ़, सूखा एवं फेमिनीज, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहीं यूनिट 1 मैंने ऑब्जेक्टिव पहले क्वेश्चन लिया 25 और MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो भी बिना ऑप्शन के रहते हैं। तो उस सब क्वेश्चन को पहले करने वाले हैं। 25 ऑब्जेक्टिव कर लिए, आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 आपके ऑब्जेक्टिव यहीं से आ जाएंगे। जो आपके 5 एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपको क्या रहता है पैटर्न, 5 नंबर का 5 ऑब्जेक्टिव आता है, 2 नंबर का 5 क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का 5 और 15 नंबर का 4 क्वेश्चन आता है। यानी रहता है 6 लेकिन आपको 4 करना होता है। ये सब जब मिला दीजिएगा आपको कितना हो जाएगा 75, तीनों को मिलाइएगा। ये आपके एक्सटर्नल एग्जाम यूनिवर्सिटी द्वारा लिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हैं, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। आपदा जो आता है उसका प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जनमाल की हानि को कम करने के लिए। जनमाल मतलब क्या होता है? जनमाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि जान। जान मतलब क्या हो गया? जिंदगी, प्राण। माल मतलब हो गया सामग्री, संपत्ति, जो भी भौतिक चीज़ है उस सब के विषय में। हानि को कम करने के लिए यानी प्राण और जो भी संपत्ति है उस सबको हानि को कम करने के लिए। राहत व पुनर्वास करने और भविष्य की तैयारी हेतु। अगर कोई आपदा आ गया तो उसको राहत, उस सब के लिए सुरक्षा करने के लिए, और पुनर्वास और भविष्य की तैयारी हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपदा के प्रमुख कारक, फैक्टर यानी लिखिए। तो आपदा किन किन कारकों से बढ़ रहा है? जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहा है, शहरीकरण। आप लोग एक बार नोटिस किए होंगे कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपके गांव में बहुत पेड़ हैं। अगर आप शहर चल जाइए तो बहुत कम मात्रा में पेड़ मिलेंगे आप लोगों को। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण क्षरण, इन सब विषय से आपदा प्रमुख कारक है। इस क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अंतर लिखिए। यानी प्राकृतिक आपदा क्या है और मानव निर्मित आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक से होता है, जैसे एक कह सकते हैं भूकंप, दूसरा कह सकते हैं बाढ़, और भी जैसे सुनामी आता है, चक्रवात होता है। मानव निर्मित आपदा मानव क्रियाएं से होती है। तो मानव निर्मित आपदा मानव क्रिया से होती है, जैसे कि युद्ध हो रहा है, वनों की कटाई कर रहे हैं, ये सब कैसा हो गया? मानव निर्मित आपदा। आपदा की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है? यानी आपदा कितनी तीव्र से आएगी तो किन बातों पर निर्भर करती है? क्षेत्र पर निर्भर करती है, जनसंख्या, तैयारी स्तर पर और संसाधन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण पर आपदा का प्रभाव लिखिए। तो पर्यावरण पर क्या क्या आपदा से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पर?
पारिस्थितिकी का विनाश। पारिस्थितिकी मतलब होते क्या होता है, हम किसी पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि जो मेढक होता है, मेढक किस पर निर्भर रहता है, कीट तीट पर। जो सांप होता है, सांप किस पर निर्भर रहता है, मेढक। तो इसी तंत्र होता है, उसी को आता है पारिस्थितिकी तंत्र। अगर आपदा आएगा, जैसे भूकंप आएगा, तो धरती ढह जाएगा, तो वहाँ के क्षेत्र में पारिस्थितिकी विनाश हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा, जैव विविधता हानि हो जाएगी। यानी जो जैव विविधता हो गया, यानी कि एक ही क्षेत्र में बहुत सारे लोग रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, पशु भी, यानी बहुत प्रकार के पशु भी रहते हैं और मनुष्य भी रहते हैं। वैसे हो गया जैव विविधता, ये सब का हानि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव गतिविधियाँ आपदा को कैसे बढ़ाती है। यानी जो हम कार्य करते हैं मानव, सब आपदा को कैसे बढ़ाती है। तो इन्हीं गतिविधियों के कारण आपदा बढ़ती है। जैसे कि वनों की कटाई के कारण, प्रदूषण के कारण। वर्ल्ड पॉपुलेस सिटी कौन है, आप लोग जानते हैं। पहला है लाहौर, उसके बाद कौन है, दिल्ली। तो आप सोचिए, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार कार्य नहीं कर रही है तो हम क्या करें। सरकार, चलिए छोड़िए ये सब विषय, अपना पढ़ते हैं, एग्जाम है। अवैज्ञानिक निर्माण। अवैज्ञानिक निर्माण यानी कि ऐसा निर्माण जो वैज्ञानिक आधारित ना हो, जो मनुष्य को लाभ ना हो। और यूनिट 2 के क्वेश्चन शुरू हुए थे। तो यूनिट 2 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भूकंप का प्रमुख कारण क्या है। यानी भूकंप क्यों आता है। तो क्यों आता है, टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल में। यानी पृथ्वी के जो प्लेट होते हैं, ऊपरी पर सतह, टेक्टोनिक प्लेट हमेशा गति करते रहते हैं। और जब वो दोनों टेक्टोनिक प्लेट अनेक प्रकार के हो सकते हैं, तो जब दोनों प्लेट, इस सब दोनों आके यहाँ से टकरा गए इससे, तब पृथ्वी में थोड़ा हलचल हो जाता है, जिससे भूकंप उत्पन्न हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी के भीतर से लावा का विस्फोट। आप लोगों को बताते हैं, जैसा कि पृथ्वी है, पृथ्वी बहुत भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ होता है मेंटल, क्या होता है, मेंटल, जिसमें लावा होता है। ये क्षेत्र है, यहाँ केवल लावा होता है। मेंटल में लावा होता है, और जब लावा बाहर निकल जाती है यहाँ से, जब लावा बाहर निकल जाती है, किसी अधिकतर पहाड़ क्षेत्र से निकलती है, जब बाहर निकलती है तो वह ज्वालामुखी के रूप में मेग्मा रहता है। तो मेग्मा ये सब बाहर निकलती है, तो ज्वाला यानी जो एकदम बहुत गर्म होता है, लगभग कितना उस सबका डिग्री नापिएगा ना, तो 700-800 डिग्री गर्म रहता है, 700-800 डिग्री सेल्सियस। तो जब विस्फोट होता है, तो बाहर जब निकलता है लावा, तो उसी को ज्वालामुखी का नाम कहा दिया है। क्या दिया था, इधर बाहर निकलेगा तो ज्वालामुखी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चक्रवात के प्रभाव लिखिए। यानी चक्रवात होता है तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो तेज हवा बहने लगती है। आपको बताएंगे, लॉन्ग आंसर लिए हैं, जिससे आपको वहाँ समझाएंगे आसानी से चक्रवात क्या होता है। वर्षा बाढ़, वर्षा हो जाती है, बाढ़ भी आ जाता है, और जन हानि हो जाती है, यानी लोगों को हानि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुनामी और बाढ़ में अंतर लिखिए। यानी सुनामी क्या होता है और बाढ़ क्या है। तो सुनामी क्या है, सुनामी समुद्र भूकंप से होता है। सुनामी क्या होता है, आप लोग जानते हैं। सुनामी में भी जब, देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी कोई क्षेत्र माने, देख लीजिए, पृथ्वी कोई क्षेत्र है यहाँ, तो सुनामी कैसा होता है। पृथ्वी, पहले थोड़ा पृथ्वी के विषय में समझिए, उसके बाद समझेंगे सुनामी क्या होता है। तो पृथ्वी में जब देखिएगा, पृथ्वी का सतह कितना होता है, सतह लगभग 20 से 30 किलोमीटर मोटा सतह होता है। वो 1-2 किलोमीटर सतह, जो क्षेत्र हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो वो सतह में जब कोई गड्ढा होता है 1-2 किलोमीटर का, तो वहाँ समुद्र बन जाता है। देखिए, अगर पृथ्वी में कोई जगह गड्ढा रहेगा तो वहाँ पानी भर जाए, तो वह कौन सी बन जाता है, समुद्र। और समुद्र के नीचे क्या रहता है, सतह। समुद्र के नीचे क्या रहता है, यहाँ सतह। और सतह, जब पृथ्वी, जब टेक्टोनिक प्लेट टकराता है, तो इस पानी में हलचल आ जाता है, हलचल आ जाता है, जिससे सुनामी उत्पन्न हो जाता है। जब दोनों, बताते हैं, जब ये से दो प्लेट हैं, दो प्लेट जब टकराएंगे, ये सब दोनों प्लेट जब टकराएंगे, तो क्या उत्पन्न हो जाता है, एक उत्पन्न हो जाता है तरंग। तरंग जैसे उत्पन्न होता है, तो पानी ऐसा हलचल होने लगता है, पानी ऐसा, इस प्रकार पानी हलचल होने लगता है। ओह सॉरी, बताने के चक्कर में पानी इस प्रकार हलचल होने लगता है, तो सुनामी उत्पन्न हो जाता है। और जो समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ आकर सुनामी एक बड़ा रूप ले लेती है, जिससे बाढ़ या भूकंप, बाढ़ या सुनामी, बाढ़ आ जाती है, जिससे क्षेत्र को काफ़ी नुकसान होता है। और बाढ़ क्या होता है, बाढ़ वर्षा से होता है।
बहुत वर्षा हो गया तो क्या हो जाएगा, बाढ़ उत्पन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूखा के प्रकार लिखिए। तो सूखा के प्रकार क्या क्या है, मौसमी है, मौसम के आधार पर सूखा होता है, कृषि के आधार पर और जल वैज्ञानिक के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूसंकलन के कारण लिखिए। तो भूसंकलन मतलब क्या हो गया, कोई पृथ्वी का क्षेत्र है, ये मान लीजिए सतह है, तो यहाँ से ये क्षेत्र अलग हो रहा है, कोई साइड का क्षेत्र निकल के बाहर आ गया, ये क्षेत्र ऐसे बाहर आ जाए तो कौन सी हो गया, भूसंकलन। भूसंकलन कब कब होता है, वर्षा में हो जाता है। अगर बहुत वर्षा हुई तो भूसंकलन, वहाँ से मिट्टी बह जाती है पानी के साथ। और दूसरा भूकंप, भूकंप आता है तो देखते हैं कहीं कहीं भूकंप आता है तो कैसे ढह जाता है, तो वही होता है भूसंकलन का कारण है। और ढलान कटाव, और एक कह सकते हैं वनों की कटाई। वनों के कटाव से जब मिट्टी जो है वो पेड़ जो होता है, पेड़ का शाखा जो तना नीचे क्षेत्र होता है, वो क्या करता है, जो क्षेत्र होता है पेड़ का जो तना होता है, अंदर का क्षेत्र जो भी होता है, वो सब मिट्टी को जकड़ के रखता है। और जब हम पेड़ की कटाई करते हैं तो मिट्टी खुला हो जाता है, जिससे पानी के बहाव के कारण वो बह जाता है। अकाल क्या है, अकाल क्या है, भोजन की अत्यधिक कमी की स्थिति, तो इसे क्या कहा जाता है, अकाल कहा जाता है, जब भोजन उपलब्ध ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनिट 3 का शुरू हो जाता है। औद्योगिक आपदा क्या है, औद्योगिक आपदा क्या है, उद्योगों से दुर्घटनाओं से उत्पन्न आपदा। आप लोग भोपाल गैस लीक जानते हैं, आप लोग पढ़िएगा भोपाल गैस लीक, कैसे बहुत लोगों की जान चली गई थी। यहाँ आ गया क्वेश्चन, इसके बारे में आप लोग एक बार सर्च कीजिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, किस प्रकार की आपदा थी, औद्योगिक एवं रासायनिक आपदा। इस लगभग 1 लाख लोग तुरंत, एगो गैस लीक हो रहा था कंपनी से, जिससे बहुत जल्दी बहुत व्यक्ति मरे थे। तो ये भी कौन सा आपदा हो गया, औद्योगिक आपदा या रासायनिक आपदा जो कहें। क्वेश्चन नंबर 16 है, परमाणु आपदा के प्रभाव लिखिए। परमाणु बम जो होता है उसका आपदा क्या होगा, विकिरण। विकिरण मतलब क्या होता है, रेडिएशन। रेडिएशन, कैंसर और पर्यावरण प्रदूषण। अगर बम कहीं परमाणु बम फटेगा तो विकिरण मतलब क्या होता है, जो भी आपका बच्चा होगा थोड़ा कुछ होता है, कुछ भाग नहीं बढ़िया से डेवलप हो पाता है, तो वो विकिरण के प्रभाव से होता है, कैंसर हो जाता है बहुत बच्चा। आप देखिएगा हमारे झारखंड में जिले में कौन सी पाया जाता है, आप लोग जानते हैं, यूरेनियम। यूरेनियम जहाँ पाया जाता है उस क्षेत्र में देखिएगा बच्चा कुछ शरीर का अंग डेवलप नहीं हो पाता है अच्छा से, तो किसके प्रभाव से होता है, यूरेनियम। और यूरेनियम परमाणु बनाने में सबसे अधिक उपयोग किसका होता है, यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 17 है, तेल रिसाव से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तेल रिसाव से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, समुद्री जीव मरते हैं और जल प्रदूषित हो जाते हैं होते हैं। तेल कैसे निकालता है, तेल यहाँ किस तेल को कह रहा है, पेट्रोलियम जो भी होता है, पेट्रोलियम सभी तेल के अंदर आता है। तो पेट्रोलियम कहाँ से निकालता है, समुद्र से। और समुद्र से जब पेट्रोलियम निकाला जाएगा तो अगर कहीं लीकेज रहेगा तो समुद्री जीव, जब पेट्रोलियम और पानी मिक्स होगा तो समुद्री जीव को कष्ट होगा, जिससे मरते हैं समुद्री जीव, मर जाते हैं। और जल प्रदूषित हो जाता है, समुद्री जल यानी जल में जब तेल मिल जाएगा तो समुद्री जल प्रदूषित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, महामारी क्या होता है लिखिए। तो महामारी क्या है, महामारी पेंडेमिक, विश्व स्तर पर फैला हुआ बीमारी, ऐसा बीमारी जो विश्व स्तर, वैश्विक यानी लगभग विश्व के सभी देशों में बीमारी फैला हो, तो उसको जैसे उदाहरण क्या है, कोविड-19। यह लगभग सभी देशों में फैल चुका था। कोविड-19 नाम सुन के कांपने लगिएगा, ऐसा बीमारी था। हम लोगों ने भी एहसास किया है बीमारी के दौर में। युद्ध से, क्वेश्चन नंबर 19 है, युद्ध से होने वाली आपदाएं लिखिए। यानी युद्ध से क्या क्या होता है, जन हानि यानी लोगों को हानि होता है। विस्थापन, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। और तीसरा नंबर क्या है, संसाधन विनाश। युद्ध लड़ेंगे तो फिक्स है किसके तौर पर लड़ेंगे, तो संसाधन यूज होगा, बंदूक, गोली बारूद जो भी, टैंक। और सबसे पहले तो जन हानि यानी लोग मरेंगे। यूनिट 4 के क्वेश्चन शुरू होते हैं। यूनिट 4 के क्वेश्चन है, भारत में भूकंपीय जोन कौन कौन से हैं। तो भारत में कितने भूकंपीय जोन कौन कौन से हैं, जोन 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4 बता देते हैं थोड़ा। भारत में 5 जोन होते थे लेकिन 4 जोन कर दिए, क्योंकि पहला जो जोन था उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया,
क्योंकि ये ऐसा जोन था जहाँ पर पता ही नहीं चलता कि भूकंप आया है, आप जान भी नहीं पाते ऐसा भूकंप। तो इसको वैज्ञानिकों ने हटा दिया कि ऐसा भूकंप रख कर ही क्या करेंगे जब जान ही नहीं पाए, तो इसको डिसमिस कर दिया और भूकंप को 4 जोन में बांटा है। तो आपका क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कितने भूकंपी जोन में बांटा गया है, तो 4 जोन मानिए। और सबसे अधिक भूकंप कहाँ था? ओ सॉरी, ये 5 होगा, ये जो लास्ट है, ये लास्ट है, ये 6 नहीं है, ये 5 होगा। 5वां जोन में सबसे अधिक भूकंप है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में बाढ़ के प्रमुख क्षेत्र लिखिए। तो बाढ़ के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है? सबसे अधिक बाढ़ कहाँ आता है? बिहार में। वर्षा के दौरान सबसे अधिक बाढ़ बिहार में ही आता है। उसके बाद असम आता है। असम में किस नदी से आता है? जो चीन से बहाव आता है, ब्रह्मपुत्र और जो नदियाँ ऊपर से आती है उन सब क्षेत्रों से असम में बाढ़ आता है। उत्तर प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में। अब की बार पंजाब में भी बाढ़ आया था, आप लोग देखे होंगे, बहुत शॉर्ट्स चला था। तो पंजाब में भी बाढ़ आता है अब की बार, लेकिन वहाँ हर समय नहीं आता, प्रत्येक वर्ष के। और बिहार में फिक्स है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। चक्रवात से प्रभावित भारत के तटीय राज्य लिखें। यानी कौन सा राज्य है जो चक्रवात से प्रभावित? चक्रवात कैसा होता है, तो चलिए बताते हैं। चक्रवात ऐसी स्थिति है, माने हम लोग, छोड़िए थोड़ा पहले कलर चेंज करते हैं। मान लीजिए कि समुद्र है, सॉरी, समुद्र है, ये सब मान लीजिएगा, अब पानी है। तो जब पानी, सूर्य की किरण, मान लिए आप लोग सूर्य मान लेते हैं, तो सूर्य जब यहाँ पानी के सतह पर जब 26 डिग्री गर्म हो जाता है, 26 डिग्री पानी का सतह जब गर्म हो जाता है, तो कौन चीज़ उत्पन्न होने लगता है? तो वाष्प उत्पन्न होने लगता है, तो वाष्पीकरण होने लगता है। तो जो यहाँ से हवाएं बहती है, जो इधर से हवाएं बहती है, वो सब जो हवा मिलकर चक्रवात उत्पन्न होता है। और चक्रवात किस प्रकार का होता है? चक्रवात आप देखे होंगे, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार चक्रवात होता है जो बड़े क्षेत्र में। और हम लोग 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं, एक शीतोष्णीय क्षेत्र, यानी हम शीतोष्णीय क्षेत्र जहाँ शीत रहता है, यानी जहाँ बहुत ठंड रहता है उस क्षेत्र में। और एक प्रकार का होता है उष्ण, उष्ण जो गर्मी क्षेत्र, उष्ण हम लोग जो सामान्य भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? हम लोग तो बोलते हैं वीरना, बीरना, आप लोग सुने होंगे। आप लोग क्या बोलते हैं इस प्रकार जो गर्मी के दिन में अब आने वाला है, आप समय आ चुका है, तो ये सब जो बहता है इस प्रकार उसको क्या कहते हैं? बीरना। बीरना उठ गया, बहुत कागज को क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जो भी गंदगी रहता है अपने क्षेत्र में ऐसे उड़ा कर ले जाता है इस प्रकार। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग गाँव में, साधारण भाषा में हम लोग तो बीरना कहते हैं। और उसके लिए बहुत क्रिया भी करते हैं। यह उत्पन्न क्यों होता है आप लोग जानते हैं? साइंटिफिक रीजन चलिए बताते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, NDA मतलब NDMA फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या होगा? N मतलब नेशनल, D मतलब क्या हो जाएगा? डिजास्टर, M मतलब क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट, A मतलब क्या आ गया? अथॉरिटी। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, एक बार फिर से बोल देते हैं, नहीं तो लिख लीजिएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये सब जो है NDMA क्या क्या है? तो यह आपदा नीति व प्रबंधन की शीर्ष संस्था है। यानी जो आपदा होता है उस सबका प्रबंधन करने के लिए सबसे ऊंचा संस्था मतलब शीर्ष मतलब ऊंचा, सबसे ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपदा के बाद पुनर्वास क्या होता है? तो प्रभावित लोगों को पुनः बसाना, यही यही है पुनर्वास, आपदा के बाद पुनर्वास। क्वेश्चन नंबर 25 है और आखिरी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, आपदा प्रबंधन चक्र के चरण लिखिए। तो आपदा प्रबंधन चक्र जो होता है उस सबका चरण क्या है? पहले क्या होगा? समन। समन मतलब क्या होता है? जानना कि किसी क्षेत्र में जब चक्रवात आ रहा है, तो आप लोग देखे होंगे समुद्र में एक बड़ा सा कहीं बना दिया जाता है जिससे वह नियंत्रित करता है कि कौन सा क्षेत्र में बाढ़ आने वाला है, कौन सा क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न हो रहा है, तो वो पता लगाना। तो क्या हो गया? समान। उसके बाद तैयारी की जाती है, अगर तटीय क्षेत्र में कोई है तो सबको तैयारी करके सबको वहाँ से हटाया जाता है, उसी को कहा जाता है प्रतिक्रिया। और फिर उसी सबको पुनर्वास, यानी फिर से स्थान पर बुला लेगा जब, यानी जो आपदा रहेगा वो समाप्त हो जाएगा तो पुनर्वास कहलाता है। ये प्रक्रिया है आपदा प्रबंधन चक्र। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, जैसा कि मैंने 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिया है, देख सकते हैं आप। इन सब का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा जाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ देखिए, चलिए 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो।
अगर आप लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो SKMU की तैयारी में फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ विथ PDF आप लोगों को ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट में रहेगा, तो आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 नंबर में भी आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। लगभग 300 वर्ड में मैंने लिया है, 300 से 400 वर्ड है। आप अगर लिखिएगा तो 4 पेज हो जाएगा, 4 पेज प्लस हो जाएंगे। आपदा क्या है? आपदा क्या है? थोड़ा कलर चेंज करते हैं। आपदा क्या है, इसके कारण यानी कौन कौन से कारक आपदा होते हैं, प्रकृति और महत्व का वर्णन कीजिए। यानी आपदा के विषय में इन सब के चीज़ों में, इन सब के विषय में वर्णन करना है। तो पहला पॉइंट है आपदा। आपदा एक ऐसी विनाशकारी घटना है जो प्रकृति या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होकर मानव जीवन, संपत्ति और संरचना तथा पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचाती है। यानी आपदा आने से क्या क्या होता है, मानव जीवन को भी, अगर बाढ़ किसी क्षेत्र में आ गया तो बहुत सी जाने जाती है। संपत्ति भी, बहुत संपत्ति, जब बड़ा बड़ा बाढ़ आता है तो बहुत क्षेत्र डूब जाते हैं, बहुत क्षेत्र जो घर वहाँ होते हैं वो ध्वस्त हो जाता है। तो ये सब क्षेत्र जो बाढ़ आने के या भूकंप आता है तो बड़े बड़े घर गिर जाते हैं, तो ये सब क्षति पहुँचता है। यह घटना अचानक भी हो सकती है और धीरे धीरे भी विकसित हो सकती है। आपदा, यह घटना अचानक, जैसे कि भूकंप आ गया अचानक, बाढ़ आ गया अचानक, और धीरे धीरे भी विकसित हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब समझना है। उदाहरण के लिए भूकंप अचानक आता है, जबकि सूखा धीरे धीरे हो विकसित होता है। जब किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी तो धीरे धीरे सूखा उत्पन्न होती है। आपदा की प्रकृति बहुआयामी होती है। यह केवल भौतिक नुकसान तक सीमित नहीं रहती, यानी यह केवल जो दुनिया में है उस सबको नुकसान नहीं करती, संपत्ति, सामग्री, वस्तु जो भी, ये सबको केवल नुकसान नहीं करती, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उत्पन्न करती है। यानी लोगों के मन में, सामाजिक तौर पर व्यक्ति को भी नुकसान होता है, आर्थिक यानी वित्तीय सहायता में भी नुकसान होता है, मनोवैज्ञानिक यानी मन में एक डर बढ़ जाता है कि इस क्षेत्र में रहने से भूकंप आता है, बाढ़ आता है, तो ये सभी प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। किसी बड़े भूकंप या बाढ़ के बाद लोगों का विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या होगा, जगह छोड़ देंगे, वहाँ इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, बेरोजगारी हो जाता है वहाँ, रोग फैला होने लगता है। अगर बाढ़ आ गया और जल प्रदूषित रहा तो बीमारी भी फैल सकता है, तथा मानसिक आघात यानी मन में आघात सामान्य परिणाम होते हैं। ये सब परिणाम होते हैं अगर किसी क्षेत्र में आपदा उत्पन्न हुआ तो यहाँ समझना आपदा के प्रमुख कारक, ये दूसरा पॉइंट शुरू होता है, आपदा के प्रमुख कारक में अनियोजित शहरीकरण। अनियोजित शहरीकरण मतलब हो गया बिना प्लान किए कोई शहर बसा दिया। तो जैसे कि आज हम दिल्ली के देख सकते हैं, वहाँ कितना प्रदूषण हो गया। तो अनियोजित अनियोजित शहरीकरण, बिना प्लान किए ही कोई शहर बसा दिए, तो कौन सी हो गया, अनियोजित शहरीकरण। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई तथा जलवायु परिवर्तन भी शामिल है। इन सब क्षेत्र प्रमुख कारण हैं। उदाहरण स्वरूप नदियों के तट पर अवैध निर्माण, यानी कुछ आप बिना इलीगल निर्माण कर रहे हैं, बाढ़ के खतरे को बढ़ाता है। इस प्रकार पहाड़ी ढलानों पर पेड़ों की कटाई से भूस्खलन की संभावना होती है। यानी कोई पहाड़ी क्षेत्र में आप पेड़ काटेंगे तो उस क्षेत्र की वहाँ मिट्टी जो पेड़ ने जकड़ के रखा था वह बहने लगेगी धीरे धीरे। आपदा, और दूसरा पॉइंट है आपदा अध्ययन और प्रबंधन का महत्व आज के समय में अत्यंत बढ़ गया है। इससे पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की जाती है। बहुत क्षेत्र में, कोई क्षेत्र में बाढ़ आने वाला है, जो वर्षा होने वाली, अधिक बाढ़ आने वाला है, तो पहले हमको सूचना मिल जाता है। ये कैसे होता है, सैटेलाइट के माध्यम से। जोखिम का आकलन होता है तथा राहत और पुनर्वास कार्यों के संगठित किया जाता है। आपदा प्रबंधन के माध्यम से जान माल को हानि को न्यूनतम किया जा सकता है। यानी जो आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो भी हानि होगा उस सबको कम किया जा सकता है। पहले पता लग गया तो उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग बसे हैं, उस सबको सचेत कर दिया जाएगा, जो भी प्रक्रिया होगा उन सब से बचाया जाएगा। तो इसी विषय में आपदा का अध्ययन और प्रबंधन का महत्व आज बहुत अधिक है।
और लास्ट पॉइंट है, अतः आपदा केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि विकास, पर्यावरण और मानव सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है, जिसके लिए वैज्ञानिक योजना और सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है। यानी जो आपदा है ये सब प्राकृतिक घटना नहीं है, विनाश, पर्यावरण से जुड़ा एक गंभीर विषय है, जिसके लिए वैज्ञानिक योजना बनाकर इसको कम किया जाए। और सामुदायिक सहभागिता यानी जो हम लोग हैं, हम लोग सभी लोगों को इस समय सहभागिता इन सबको मैनेज करना चाहिए। जो प्रदूषण कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, ये सबको कम करना चाहिए। तो चलिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में मिलेगा आपको, वहाँ से आप पूरा PDF देख लीजिएगा। चलिए अंत करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, पार्ट 2 में बहुत जल्द तैयार करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का सभी का डेफिनेशन यानी विस्तार रूप से आप लोगों को समझाए तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।